हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं, यहाँ पर समान जागरूकता यानी जो आपकी स्टैटिक जीके है, टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। ये समझिएगा कि हर एक शिफ्ट में 10 नंबर आपके पूछे जाते हैं जो आप समान जागरूकता से है। और 4 पेपर होंगे, यानी आपकी 4 शिफ्टों में आपके होंगे। 6 तारीख को 2 शिफ्ट में और 7 तारीख को 2 शिफ्ट में। तो ये क्लास आपकी 40 नंबर की होती है। आपकी शिफ्ट कौन सी पड़ जाए पता नहीं, इसलिए ये समझिए कि ये क्लास आपकी 40 नंबर की होती है। तो इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से रटना है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, उसकी थ्योरी भी पढ़ा है, लेकिन इस चीज़ की ना आपने थ्योरी पढ़ते हो और ना ही इसका टेस्ट पेपर लगाते हो। और यही कारण है कि स्टैटिक जीके में आए हुए क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी सरल हो। लेकिन आप हमारे यहाँ से जुड़े हैं तो आपको ऐसे टॉपिक यानी स्टैटिक जीके पर पूरा फोकस रहता है। स्पेशल डोज के नाम से ये क्लास हमारी जानी जाती है ना, जो कि आपको डेली हमारे मॉडल पेपर के बाद तुरंत ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो डेली जुड़े रहिएगा। अभी आपको हम टॉपिक वाइज क्लासें भी आपको देने वाले हैं, है ना। कल से ये आपको हमने दिया था और आज भी यहाँ पर आपको क्लासें मिल रही हैं, लगातार आपको दे रहे हैं। तो लगातार आप जुड़े रहिए, बेहतर तरीके से तैयारी करिए बचे हुए दिनों में, है ना। कह सकते हैं कि बहकावे में नहीं आना है ना। यानी कुछ लोग कहेंगे पेपर अभी बढ़ेगा या कुछ भी होगा, ऐसा सब चीज़ें नहीं है। आप मन लगाकर पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, सर तोता ए हिंद उपनाम से जाने जाते हैं। वन की बात करते हैं कि सर तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, वो किसको जाना जाता है। वन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए वन की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब यहाँ पर आ गया है। आप कहेंगे सर अमीर खुसरो, यानी अगर ऑप्शन आपका ये दिया है अमीर खुसरो, तो आप कहेंगे सर इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एटा में जो आपका कासगंज में पटियाली है वहां पर हुआ था, यानी आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। चलिए जवाब देना है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, यहाँ पर देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके आर्य समाज से रिलेटेड है, यानी आर्य समाज से रिलेशन आपका है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली है और ये किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। 3 की बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, सी नंबर राइट हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। तो कुचिपुड़ी आपकी कहाँ संबंधित है, आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश से आपका जुड़ा हुआ है ना। और देखा जाए तो इसका नाम आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा जिले में स्थित आपका एक गांव है कुचिपुड़ी, उसी गांव के नाम पर ही इसका नाम भी रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया और आपसे कह रहा है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए जवाब देना है। आपका जो यहाँ पर जवाब होगा इनमें से क्या हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध वाकई किससे है। चलिए 4 की बात करते हैं तो जवाब आ चुका है। आप कहेंगे सर ये नंबर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, हर महादेव, राम राम। यहाँ पर हमने कहा सर यहाँ पर जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है ये भारतनाट्यम, यानी आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 5 में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। चलिए 5 को ऑप्शन देना है और अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन स्टैटिक जीके में यही आपका यहाँ पर लेवल भी रहता है ना। कुछ क्वेश्चन आपके कठिन होते हैं तो आगे आगे जैसे चलेंगे वैसे लेवल भी आपको बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो रंगोली भारत की प्रमुख लोक कला में कहाँ की आती है, तो आपकी रंगोली है आपकी महाराष्ट्र की। यानी देखा जाए तो ये कला महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग क्या करते हैं, जो आपके धार्मिक समारोह होते हैं या घर में जब प्रवेश द्वार होता है, आंगन होता है, पूजा स्थल होता है, वहां पर सजाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दूसरी भैया क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया और आपसे कह रहा है इकेबाना किसका जापानी रूप है। पेड एग्जाम 2021 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि सर इकेबाना किसका जापानी रूप है। यानी 6 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये फूलों की सजावट का एक प्रकार होता है जो कि इकेबाना कहा जाता है और ये जापानी रूप है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, जिसका आएगा जवाब बिल्कुल सही बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 में और आपसे कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना इनमें से कौन है। चलिए 7 की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखिए हिंदुस्तानी संगीत का जो सर्वाधिक प्राचीन घराना है वो आपका कौन सा है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाए। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना अगर पूछा जाता है 7 नंबर में तो याद रखिए ये ग्वालियर घराना है। क्या देना है आपको, लखनऊ नहीं देना है, आपको देना है ग्वालियर घराना जो आपका है वो सबसे आपका पुराना है। और देखा जाए जो आपका ख्याल गायकी है ना, कौन है, तो आप कहेंगे सर जो ख्याल गायकी है, यानी ख्याल गायकी जो आपका है, ख्याल गायकी जो आपका है ये याद रखिएगा यहीं से माना गया है, यानी यहीं के पास से ही ख्याल गायकी का उद्भव हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम है। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं जो कि आपके 8 में और आपसे कह रहा है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली आपकी कौन सी है।
यहाँ पर 8 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली जो आपकी है इनमें से आपकी ध्रुपद है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा कि सर जो ध्रुपद हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी जो संगीत की शैली है ये सबसे प्राचीन आपकी मानी जाती है, यानी राइट आंसर आपका जो आएगा वो बी नंबर राइट हो जाएगा। यानी ये जो शैली है ये अपनी धीमी गति और गंभीर और राजसी शैली के लिए जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 9 नंबर आपसे कह रहा है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए बताना है सर 9 नंबर में कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। जय हिंद सभी का वेलकम है। 9 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका वीणा है, यानी जिसका भी ऑप्शन आ रहा है वीणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा अक्सर शास्त्रीय संगीतों में ये बजाने जाने वाला सबसे पुराना वाद्य यंत्रों में से एक आपका है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 10 नंबर में। राम राम भैया, राम राम। कह रहे भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध के शिखर पर आपकी पहुंची थी, यानी चित्रकला से पूछा है तो ये बिल्कुल आपका आईएमपी पॉइंट है। 2022 की परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 10 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी जहांगीर थे तो जहांगीर के समय ये जो आपकी चित्रकला है भारत में अपने चरम पर थी, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी देना है। आपका आंसर बी बनेगा क्योंकि बात हो रही है चित्रकला की। यहाँ पर अगर शाहजहां होता तो शाहजहां होता स्थापत्य कला, क्या हो जाएगा स्थापत्य कला। अगर पूछ लेता स्थापत्य कला के लिए कौन जाना जाता है तो आपका शाहजहां जाना जाता है, साथ ही याद रखना है। क्लियर है। आएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 11 में आपसे कह रहा है कि बनी ठनी किस चित्रकला या चित्र शैली से संबंधित है। देखो दिया है बनी ठनी चित्रकला शैली जो आपकी है, साथ ही याद रखिएगा ये आपकी जुड़ी है किशनगढ़ शैली से। कहां से है तो आपकी किशनगढ़ शैली से जुड़ी हुई है और ये चित्रकला राजस्थान की एक प्रमुख चित्रकला है। यानी अगर ये पूछ लेता है कहाँ की है तो आप कहेंगे सर ये राजस्थान की है, यानी ये कहाँ की है तो आप कहेंगे सर राजस्थानी की ये चित्रकला है। भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, यानी जो आपकी बनी ठनी जो आपकी है, बनी ठनी जो आपकी चित्रकला है ये इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, एक नया नाम, यानी इसका उपनाम भी आपका है भारत की मोनालिसा। क्या बोलेंगे तो इसी को हम बोलते हैं भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा के नाम से अगर पूछा जाए कि भैया कौन सी चित्रकला शैली है तो आप बोलेंगे बनी ठनी को ही भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्लियर हो गया साथी। जितने भी पॉइंट बन सकते हैं हम हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करेंगे और आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने का प्रयास भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए 12 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि सर भागवत धर्म के जो प्रवर्तक है वो आपके इनमें से कौन है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये प्रयागराज वाली नहीं है ना, ये प्रयागराज वाली नहीं है, ये चित्रकला की बात है। जब चित्रकला लगे तभी बताना जो आप लोग मोनालिसा लगाने लगो, बिहार वाली या ये वाली। ठीक है। देखो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक वो आपके कौन है तो याद रखिए वासुदेव कृष्ण थे। तो याद रखिए इसका सी हो जाएगा। कभी कभी नाम आ जाता है वासुदेव, क्या आ जाता है वासुदेव आ जाता है, तो ये अधूरा नाम होता है, इसी के आगे नाम लिख जाता है वासुदेव कृष्ण, यानी वासुदेव कृष्ण इनका पूरा नाम है। इनको भागवत धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, साथ ही राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है जो कि आपके वृष्य यादव कुल से एक नेता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहे सर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या जो आपकी हो कितनी है तो आप कहेंगे सर पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है 18 मानी जाती है। जैसे कि आपका यहाँ पर आपका मत्स्य पुराण सबसे पुराना हो जाएगा और नया जो आपका रहा है वो आपका स्कंद पुराण रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। क्लियर है। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 में और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है। चलिए 14 को ऑप्शन देना है कि भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो आपकी है क्या। तो दोस्तों याद रखिएगा वेदों और उपनिषद में पाई गई है ये जो विचारधारा आपकी जुड़ी है वो आपकी किससे जुड़ी है तो 14 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये सांख्य दर्शन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है तो आपकी सांख्य दर्शन से जुड़ी है जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, यानी राइट आंसर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। हमने आपका कमेंट पढ़ लिया है, अभी जो जरूरी है वो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। और जब आपका भी फॉर्म आ जाएगा तो हम आपकी भी तैयारी कराएंगे, चाहे वो आपका पुलिस का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, है ना, चाहे लेखपाल का हो। जो चीज अभी जरूरी है वो पढ़िएगा, क्योंकि यही चीज आपकी यूपी पुलिस में भी आएगी, ये चीज आपकी यूपीएसआई में भी आएगी, यही चीज आपकी लेखपाल में आएगी। तो ये कॉमन आपकी क्लास है, इस क्लास को आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 में दिया गया है। कह रहा है साथी अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। चलिए चाहे पॉलिटी हो चाहे मूल विधि हो आप हमसे पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके से। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, यानी 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है अष्टांगिक मार्ग, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, और इसका ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर आपके 16 में और आपसे कह रहा है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है।
साथ ही यहाँ पर दे सकते हैं ओड़ा में हमने कहा था एक ट्रिक होती है ओके होती है। 2021 का पेपर उठाइएगा, 2021 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और हमने यहाँ पर ट्रिक बताया, तुरंत उनको बच्चों ने लगा दिया, बड़ा खुश हो गए थे कि सर ओ से होता है ओडम और के से होता है केरल, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक वार्षिक फसल उत्सव होता है, यानी ये क्या है, एक फसल उत्सव आपका है जो मलयालम महीने के चिंगम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका साथी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं 2025 की जो आपकी पुरी में रथ यात्रा निकाली गई है, इसमें से देखा जाए तो बड़ा एक्सीडेंट हुआ एक प्रकार से, इसमें बड़ा लोगों की जनधन की हानि भी हुई है ना, काफी लोग इसमें मर भी गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पुरी में जो रथ यात्रा है किसके सम्मान में निकाली जाती है, यानी 17 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भगवान राम नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है भगवान जगन्नाथ, यानी ऑप्शन नंबर आपको देना है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई जो बलभद्र हैं, बहन जो आपकी सुभद्रा है, इन तीनों के ही सम्मान में निकाली जाती है और आषाढ़ महीने में निकाली जाती है, यानी 3 देवताओं के रथों को यहाँ पर बिठाकर गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। कौन सा मंदिर है, एक मंदिर है वहां ले जाते हैं गुड़ीचा मंदिर, कौन सा है तो आपको याद रखिए गुड़ीचा मंदिर में ले जाते हैं, याद रखना गुड़ीचा मंदिर, यानी भगवान कृष्ण, बलदाव जी और उनकी जो बहन थी सुभद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है कि सप्तरथ मंदिर कहां पर अवस्थित है। साथ ही यहाँ पर दिएगा कि सप्तरथ मंदिर जो आपका दिया है 18 में, वो आपका है कहां पर, तो आप कहेंगे सर सप्तरथ मंदिर है और ये महाबलीपुरम में है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो राइट में से फर्स्ट हो जाएगा, महाबलीपुरम जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। चलिए साथी यहाँ पर 19 नंबर देना है कि सर गोमतेश्वर में, जो गोमतेश्वर में है आपके स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में तो 19 को ऑप्शन हो जाएगा चामुंडा राय ने करवाया था। ये जो चामुंडा राय है किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिए गंग वंश से संबंधित है, यानी आप कहेंगे सर ये आपके जो संबंधित है ये गंग वंश से संबंधित है, यानी गंग वंश के मंत्री और सेनापति रहे थे आपकी चामुंडा राय, दोस्तों याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर जी आपके 20 नंबर में कह रहा है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो आपका स्थित है वो आपके कहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर जो आप देना है, जो आपका भारत भवन है वो आपकी कहां पर स्थित है, 20 नंबर आपसे कह रहा है। उम्मीद है इस पॉइंट का जवाब आप लोगों में से सभी लोग यहाँ पर दे सकते हैं, कई बार आपको ये प्रैक्टिस सेट यानी कि कई बार ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाया जा चुका है। तो साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके भारत भवन की, तो जवाब यहाँ पर सबके हाजिर है, ये भोपाल में है, लखनऊ मत लगाना है, ये लगाना है आपका जो भारत में जो सांस्कृतिक केंद्र का जो कह सकते हैं भारत भवन है वो आपके कहां पर है, तो भोपाल में। साथ ही ऑप्शन आपको सी देना है, भोपाल देना है, दिल्ली वगैरह मत लगाइएगा। ठीक है, ये आपका है कहां पर, भोपाल में है, नोट कर लीजिएगा, भोपाल। सबसे गलतियां हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है और आपसे कह रहा है साथी उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था, अवंतिका। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, यानी राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। जनपद वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 22, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सर यहाँ पर बताया गया है कि प्रख्यात बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है वो आपके कहां पर है। चलिए वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए जो बोरोबुदुर मंदिर है ये दोस्तों आपके इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप पड़ता है। कहां पड़ता है, तो आपके इंडोनेशिया में, ये जो आपका है इंडोनेशिया में साथ ही जो आपका जावा द्वीप है वहां पर ये विशाल महायान बौद्ध संगीत मंदिर है। यानी ये जो आपका बौद्ध है ये महायान से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, तो महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये आपका मंदिर है और ये इंडोनेशिया के सबसे बड़े मंदिरों में ये आपका आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है, विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया जा चुका है, साथ ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 23 और आपसे कह रहा है कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। चलिए कह रहा है सर कंबोडिया में स्थित जो आपका अंकोर वाट का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, तो याद रखिए भगवान विष्णु, यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, कौन से, याद रखिएगा इसका जो निर्माण करवाया था, याद रखिए जो निर्माण करवाया था किसने, तो राजा सूर्यवर्मन। किसने करवाया था, राजा सूर्यवर्मन ने यहाँ पर करवाया था, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक है जो आपका अंकोर वाट आपका है, साथ ही याद रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, साथ ही आपसे कह रहा है सर जी बताइएगा भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको हमारी क्लास में नींद क्यों आती है, हमारी ये नहीं समझ में आता है
कि हम तो माइक भी नहीं लगाते हैं, माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब ये हाल है। जब माइक सपोर्ट कर जाता है तब फिर ज्यादा नींद आती है। हमारी क्लास में नींद क्यों आती है, कुछ कारण है क्या? देखो दिया है भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है, 24 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके नई दिल्ली में है। इसका जवाब जो बनेगा वो नई दिल्ली में है, साथ ही याद रखना है ये नई दिल्ली में आपका है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इसको भारतीय नाट्य विद्यालय भी कहते हैं, यानी भारतीय नाट्य संस्थान को यहाँ पर इसकी जगह हो सकता है विद्यालय भी आ जाए नाम में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय नाट्य संस्थान या भारतीय नाट्य विद्यालय भी इसी को कहा जाता है, जो कि आपकी नई दिल्ली में है, याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। या तो हम अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे तो नींद आ रही होगी, या तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते होंगे तो नींद आती होगी, दो में कोई एक ना एक रीजन होगा, या तो आपके सपने ही नहीं होंगे तो बताओ नींद तो आएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे कह रहा है कि सर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है वो आपकी कब हुई थी। तो 25 की अगर बात कर लेते हैं तो साथ ही याद रखना है इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1988 में। 1988 में कब, तो आप कहेंगे सर 5 मई 1988 को इसकी आपकी शुरुआत हुई थी, ताकि जितने भी आपके व्यक्ति हैं यानी 15 से 35 वर्ष के आयु व्यक्ति, क्या याद रखिए, जो 15 से लेके आपके 35 वर्ष के उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको पढ़ाने के लिए ये मिशन शुरुआत की गई थी, ताकि सभी निरक्षर व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान की जा सके। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। 26 की बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना है भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह जो आपका बनेगा वो इनमें से आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये है इंडो आर्यन। क्या है? इंडो आर्यन। लगभग देखा जाए भारत में 74% जो आपके भारतीय हैं इस समूह की भाषा को ही बोलते हैं। तो जैसे आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि भैया ये जानकारी वहां से पूरी तरीके से ली गई है, ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। और ये यूरोपीय भाषी है, क्योंकि आपके भारत से यूरोप से बड़ा गहरा संबंध रहा है बहुत पहले से। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 में, साथ ही कह रहा है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि आपकी कौन सी है। चलिए आपको हम वास्तविक कंटेंट देते हैं, वास्तविक कंटेंट वही है जो आपके लेवल का है। बाकी हमने आपको बताया है कि 2023 की परीक्षा में आयोग की गद्दारी की वजह से पेपर में बड़ा ऊंचा खाली यानी कि बड़ा उतार चढ़ाव आ गया था। वैसे 2021 की परीक्षा, 2022 की परीक्षा, बाकी और जितनी भी परीक्षाएं आपकी हुई, चाहे आपकी वो सीटेट की हो, चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट की हो, आप हमारे पेपर में हमारी क्लास को देखते होंगे, आपको पूरी तरीके से संतुष्ट होते होंगे। लेकिन 2023 की परीक्षा से कोई संतुष्ट नहीं हुआ होगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 27 और आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन लिपि आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये सबसे प्राचीन लिपि आती है ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि है और ये लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में पूरी तरह से विकसित हो गई थी। देखा जाए तो आपके जो भारत में लिखी है देवनागरी लिपि, है ना, देवनागरी लिपि जो आपकी आई है वो साथ ही यहीं से निकल कर आई है, यानी देवनागरी का विकास आपकी ब्राह्मी लिपि से आपका हुआ है, साथ ही याद रखना है। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है 28 और आपसे कह रहा है कि किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित किया गया है। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये जो अंकित किया गया है ये किसमें अंकित किया गया है। क्वेश्चन आपका 28 है, साथ ही नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बनेगा ये आकाशवाणी है। किसमें है? तो आपकी जो आकाशवाणी है यानी ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रतीक चिन्ह है वहां पर लिखा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अधिक लोगों के हित और सुख के लिए ये आकाशवाणी है ना ध्येय है, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और आपसे कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और 29 की बात कर लेते हैं तो कहेंगे सर भारत में पुनर्जागरण का जनक कहते हैं या पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों कई सामाजिक सुधार किया है और इनका नाम भी आपके सामने मौजूद है। जवाब लगभग आ चुका है। 29 को ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, यानी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 30 नंबर में, कह रहा है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। चलिए साथी 30 को ऑप्शन देना है कि केरल में सबसे ज्यादा जो प्रचलित आपका शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है। तो अभी हमने बताया था ये आपका है कथकली है। कौन सा है? ये कथकली है। दोस्तों याद रखना है कथकली आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है और भारत में नहीं दुनिया में भी आपकी ये प्रचलित आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और आपसे कह रहा है कि मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था। साथ ही उठाकर देखेगा 2023 का पेपर ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हमने कहा हर क्लास से 1-2 क्वेश्चन मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं। हर क्लास से अगर आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। आप 2023 का पेपर देखें, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके यहाँ पर पेड एग्जाम में।
तो दोस्तों यहाँ पर 31 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी सितारा देवी है, यानी देखा जाए तो सितारा देवी है और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर इनको यहाँ पर सम्मानित किया था। यानी राइट आंसर जो आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी ये 16 साल में ही शांति निकेतन में प्रदर्शन किया और रविन्द्रनाथ टैगोर उनके प्रदर्शन से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें कथक सामग्री की उपाधि दे डाली। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 32 दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि फुलकारी लोक नृत्य कला कहाँ प्रचलित है। चलिए कह रहा है सर ये बताइएगा, कह रहा है फुलकारी लोक नृत्य कला जो आपकी है कहां से है। चलिए 2023 का अगर पेपर आपको नहीं मिला है तो हमारे ऐप में जाइएगा, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं उसको आप देखिएगा, वहां से पढ़िएगा। बाकी हमारे प्रीवियस ईयर की सीरीज है उसको भी आप देख सकते हैं। कह रहे सर जी फुलकारी लोक कला जो आपकी है कहां पर प्रचलित है। 32 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी फुलकारी जो आपकी है ये पंजाब से उत्पन्न हुआ था, है ना। कहां के, भारत के पंजाब राज्य से उत्पन्न हुआ एक कढ़ाई शैली है। और पंजाब नहीं है तो इसका पड़ोसी भी तो है, पंजाब नहीं है तो इसका पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे सर जब पंजाब नहीं है तो पड़ोसी आपका हरियाणा है। यानी राइट आंसर आपका यहाँ बनेगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है 33 नंबर में दिया गया है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर 33 को ऑप्शन देना है कि कर्नाटक संगीत का जो पितामह है कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 33 नंबर है और 33 को ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका पुरंदर दास को मानते हैं। कौन है, तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को माना जाता है और उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह या कर्नाटक संगीत का पितामह के रूप में जाना गया है। यानी राइट आंसर जो आपका बनेगा वो यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और आपसे कह रहा है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यहाँ पर देखा जाए तो अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 34 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे अल्लाह रखा जो कि आपके तबला से जुड़े हैं। किसे हैं, तो आपके तबला से जुड़े हुए हैं। यानी अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जानते हैं। कभी कभी इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप कहेंगे अल्लाह रखा कुरैशी, इनका फुल फॉर्म आपका है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 35 में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो वायु द्वारा संचारित होता है। यानी एक ऐसा ये वाद्य यंत्र है जो वायु के द्वारा क्या है, बजता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी कौन है, सितार है, सहनाई है, संतूर है, आपका वीणा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा और जवाब दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर ये वाद्य यंत्र है जो वायु द्वारा संचारित होता है, यानी ये आपका सहनाई है। क्या है, सहनाई है। यानी आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। इसे हम लोग सुधीर वाद्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सहनाई को एक नाम दिया जाता है सुधीर। क्या बोलते हैं, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, इसको जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं सुशिर बोलते हैं, सुशिर बोलते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। मतलब मुंह से हवा जब भरते हैं तभी तो बोलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और आपसे कह रहा है कि मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का यहाँ पर स्वर्ण काल कहा गया है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं चित्रकारी का स्वर्णकाल जो कहा गया है, यानी चित्रकला के लिए कहा गया है। तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन है, जहांगीर हैं। यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यानी राइट आंसर जो आपका है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है। बाकी अगर शाहजहां लगाते हैं तो हमने बताया था कि ये स्थापत्य कला से आपके जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका साथ ही 37 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है। साथ ही किसे मानते हैं, 37 नंबर में जवाब देने का सभी लोग प्रयास करेंगे, है ना। प्रयास आपका करना जरूरी है। यहाँ पर 37 नंबर है तो आप कहेंगे सर ये आपके महावीर हैं जो कि 24वें जैन तीर्थकर आपके हैं और यही अंतिम तीर्थकर आपके हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि ऋषभ देव जो आपके रहे हैं वो आपके फर्स्ट रहे हैं, यानी ये जो आपके पहले तीर्थकर रहे हैं जो आपके ऋषभ देव रहे हैं, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और आपसे कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। हमने कहा सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपके 38 में तो आप कहेंगे सर ये आपके जुड़ा है जैन धर्म से। यानी राइट आंसर जो आपका है यहाँ पर सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये त्रिरत्न दिए गए हैं, यानी सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। ये तीन चीजें होना जरूरी है व्यक्ति के अंदर। जो तीन चीजें, यानी कि आपका सही विश्वास होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और सही आचरण होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। और आप लोग भी यूट्यूब में जुड़े रहते हैं तो आपको भी पहचानना भी चाहिए, है ना, सही आपका है क्या, क्या जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 39 और आपसे कह रहा है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं।
39 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर शून्यवादी के जो प्रवर्तक हैं वो आपके हैं कौन? तो दोस्तों ये नागार्जुन है। कौन है? तो शून्यवादी के जो प्रवर्तक हैं वो आपके नागार्जुन को माना जाता है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर इसका बन जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर आपका 40 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि युगादि नव वर्ष जो पर्व है ये किसका है? यानी ये जो पर्व मनाते हैं आपकी युगादि, वो कौन मनाते हैं? युगादि पर्व जो आपका है इसे युगादि भी कहते हैं। तेलुगु कन्नड़ वर्ष का ये प्रतीक होता है। देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए तेलुगु नववर्ष बोलेंगे सर जी ये युगादि नववर्ष जो आपका है ये तेलुगु है, और तेलुगु है तो आप कहेंगे सर दक्षिण भारतीयों का है। यानी यहाँ पर अगर ऑप्शन में बोल दिया जाए तो आप कहेंगे सर तेलुगु त्योहार है। कैसा है? तो ये आपका तेलुगु त्योहार है, याद रखना है तेलुगु त्योहार है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? यानी ब्लैक पैगोंडा है और ब्लैक पैगोंडा के रूप में अगर जाना जाता है तो किसको जाना जाता है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो हमने कहा सर 41 नंबर है और 41 को ऑप्शन बनेगा ये कोडार का सूर्य मंदिर है। क्या है? कोडार का सूर्य मंदिर है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो कोडार का सूर्य मंदिर है यानी यहाँ पर भगवान सूर्य की मूर्ति है, और कहा जाता है कि इसकी डिजाइन इस प्रकार से है कि सूर्य की दिशा जैसे जैसे बदलती रहती है तो सूर्य की किरणें इनके गर्भ में जाती ही रहती हैं। यानी जब तक सूर्य रहता है तब तक सूर्य की किरणें इनके गर्भ में जाती ही रहती हैं। ऐसा डिजाइन किया गया है, चाहे वो कैसी भी दिशा में हो। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और आपसे कह रहा है कि मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वो किस नाम से जानी जाती है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 23 वाले में से। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? हमने कहा स्टैटिक जीके आपके 4 शिफ्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं, और हमारी कोई भी क्लास जब आप लीजिएगा तो आप देखिएगा हर एक प्रैक्टिस सेट से 2-3 क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि भाई 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं। कितना भी कठिन पेपर बनेगा लेकिन स्टैटिक जीके में 40 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि कॉमन आपको हर प्रैक्टिस सेट में 2-3 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। यहाँ पर देखो मंदिरों की उत्तरी शैली है वो किस नाम से जानी जाती है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये नागर शैली है। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो बी नंबर आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नागर शैली है, साथ ही आपका आंसर बी नंबर यहाँ पर आपको देना है। नागर शैली के मंदिरों में क्या विशेषता होती है मालूम है? विशेषता होती है शिखर, यानी उनके ऊपर शिखर आपका बना होता है, पिरामिड बना होता है, गर्भ के ऊपर होता है। आप लोगों ने मंदिर देखा है, पहले नीचे चौतरिया होगे, फिर उसमें मंदिर बना होगा, फिर ऊपर क्या होता है गर्भ में होगा। जैसे आपने भगवान राम जी का मंदिर आपने देखा है ना? तो भगवान राम जी का मंदिर देखा है, समझ लीजिएगा कि आपकी नागर शैली आपका है, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। क्लियर है? नागर शैली की अगर उदाहरण की बात कर लेते हैं कुछ मंदिर में, तो जैसे जगन्नाथ का पुरी मंदिर है। कौन है? जगन्नाथ का जो पुरी मंदिर है वो भी आपका है। कोडार का जो आपका सूर्य मंदिर है, कोडार का यानी यहाँ पर अगर बोले कि सर कोडार का सूर्य मंदिर जो आपका है ये भी आपका किस शैली में है? तो आपकी नागर शैली में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसलिए हमने आपको बता दिया है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि वीर भूमि किससे संबंधित है? चलिए जवाब देना है। ये जो वीर भूमि है ये संबंधित है वो साथ ही किससे संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वीर भूमि का जो संबंध है 43 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। ये राजीव गांधी से जुड़ा है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो वीर भूमि का जो संबंध है ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी समाधि स्थल का नाम है। यानी दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला जो बस स्टॉप है वहां पर ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया गया है और कह रहा है कि अंकोर वाट जो अवस्थित है वाकई कहां पर है? इसी सेट में आपको बताया गया था ओंकार वाट मंदिर जो आपके कंबोडिया में है। कहाँ है साथी? कंबोडिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा एक धार्मिक स्थल आपका है, काफी बड़े मैदान में ये फैला हुआ है। भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में ये आपको बनाया गया है। बाद में भैया क्या हुआ? ये बौद्ध मंदिर हो गया। अब ये बात आप लोगों को नया बनेगा। क्या बनेगा? कि भैया जो ओंकार वाट का कंबोडिया है ये किसके लिए था? भगवान विष्णु को था। किसका था? तो आप कहेंगे भगवान विष्णु को समर्पित आपका है, भगवान विष्णु को समर्पित था। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये मंदिर आपके बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। किसमें? तो आपके बौद्ध धर्म में, यानी आपके बौद्ध धर्म के रूप में ये मंदिर आपका बन गया। तो दोनों चीज आपको याद रखना है कि पहले तो ये आपके भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये बौद्ध मंदिर आपका बन गया है, साथ ही याद रखना है। और इसको विश्व धरोहर में शामिल भी किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 45 नंबर में। यानी हर कोई नया क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है ना?
अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपसे दे दे तो क्या बोलोगे? मान लो अगर ये क्वेश्चन था, आपसे क्वेश्चन बोल दे कि सर ओंकार वाट, जो ओंकार वाट का मंदिर है, ये किस देवता के लिए या किस धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में आपका आएगा भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के बाद एक ऑप्शन ये भी होगा बौद्ध मंदिर के लिए, या इनमें से दोनों। तो आप क्या बोलेंगे? इनमें से दोनों बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनमें से दोनों बोलोगे, साथ में याद रखना है। क्लियर है? अन्य नाम अगर बोले कि ओंकार वाट का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम यशोधरा भी है। क्या है? इसका अन्य नाम जो आपका है वो यशोधरा भी है। ये नई जानकारी आप लोगों को मिल रही होगी कि इसका एक नया नाम का है, तो आपका यशोधरा भी आपका है। साथ ही ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। क्लियर हो गया है? आइएगा अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45। कह रहा है कि पुरातात्विक भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साथ ही 45 की अगर बात कर लेते हैं तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जो आपके जन्मदाता हैं ये कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो आपकी कलकत्ता से आपके लेटर रहे हैं, यानी जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। ये भारतीय पुरातत्व का जनक माने जाते हैं और पहले महानिदेशक थे, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक जो थे वो आपके यही थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 46 है और आपसे कह रहा है भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? यानी 46 की अगर बात कर लेते हैं तो साथ ही याद रखना ये कोठारी आयोग आया था। कौन? ये कोठारी आयोग आया था। कोठारी आयोग ने यहाँ पर शिक्षा की प्रणाली को बताया कि 10+2+3 यानी पहले 10 फिर 12 फिर आपका बीए करते हैं, ये आप कराए। लेकिन नई शिक्षा नीति जो आपकी रही है वो अलग आपकी है, ये कोठारी नीति के ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है और आपसे कह रहा है उर्दू किस भाषा का शब्द है? साथ ही यहाँ पर 47 नंबर है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे सर उर्दू जो आपका आया है ये आपकी तुर्की भाषा से आया है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जब शाहजहां ने उर्दू को फारसी के साथ साथ दरबार की भाषा भी बना दिया तब भारत में बड़ा लोकप्रिय हुआ था। यानी जो आपके शाहजहां थे उन्होंने उर्दू को फारसी के साथ साथ दरबार की भाषा भी बना लिया था, तब ये ज्यादा आपके प्रसिद्ध हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है ना? यहाँ पर 48 नंबर है। अच्छा, एक बात आपको बताते हैं, अगर आप समझदार है हमारी बात को समझने का प्रयास करिएगा। आजकल के जितने भी पेपर होते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि जीके आती कहां से है। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि आजकल के जितने भी पेपर होते हैं उसमें लगता है कि जीके आती कहां से है। वो यही होता है कि हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जो आपका स्टैटिक जीके होती है वहां से ढेर सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और वो एक रास्ता आपका यही है जो आपके टेस्ट पेपर आपके सामने चल रहा है। इधर उधर से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक जीके में ही आते हैं, है ना? इसलिए इधर उधर वाला यानी ये वाली जो क्लास है आप जरूर लिया करिएगा, ठीक है ना? आपको यहाँ पर क्वेश्चन 48 दिया गया है और कह रहा है सर ये बताइएगा अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक की शिलालेखों की जो लिपि है साथ ही वो आपकी ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पर कहीं कहीं आपकी खरोष्टी लिपि का भी उपयोग किया गया है, यानी कहीं कहीं पर खरोष्टी लिपि भी आपकी है, लेकिन सीधा सीधा है कि इसमें ऑप्शन दे दिया है आपका ब्राह्मी, राइट आंसर में से हो जाएगा। साथी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और आपसे कह रहा है कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? यहाँ पर 49 की बात करते हैं तो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका जो आपकी रही हैं वो प्रतिमा पुरी रही हैं। कौन रही हैं? प्रतिमा पुरी रही हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये आपके 1965 में, कब है? 1965 में पहली बार ये दूरदर्शन की पहली समाचार वाचिका आपकी बनी थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 50 में और कह रहा है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जो जाल है वो किस देश में पाया जाता है? चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो भैया सबसे बड़ा जो डाकघर है ना, जो डाकघर सबसे ज्यादा है वो कहां पर है? तो आप कहेंगे सर 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भारत में है। कहां पर है? तो भारत में पाया जाता है। जो भारत में है वो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा आपके डाकघर आपके हैं। तो राइट आंसर आपका बी के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए साथी 1 का जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए फटाफट जवाब देना है और फटाफट हम लोगों को सॉल्व करना है। कल कुछ लोगों की शिकायतें थी कि सर जी थोड़ा सा और डीपली यहाँ पर बताया करिएगा, है ना? और यहाँ पर देखिए 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोगों में से जवाब आ चुका है। हमने कहा सर महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो आपका जवाब है 1 नंबर का ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मनु है, यानी मनु ही है जो कि यहाँ पर हिंदू विधि निर्माता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे में आते हैं। दूसरा नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर सर महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? एक क्वेश्चन बड़ा हल्का है लेकिन याद रखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सर ये बताना है कि महावीर का जो जन्म है यानी इनका जो जन्म हुआ था किस राजघराने में हुआ था। दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी ये शाक्य नहीं था, शाक्य में बुद्ध थे, ये थे ज्ञात्रक क्षत्रिय थे। यानी ऑप्शन आपको सही करना है, यहाँ पर बी नंबर है, ये ज्ञात्रक क्षत्रिय थे। ऑप्शन आपको बी देना है। साथ ही जिसको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है
कि मोहिनी अट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ लोक नृत्य है। साथ ही अगर हम 3 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमने कहा मोहिनी अट्टम। अट्टम शब्द लगा दे यानी आप कहेंगे सर ये केरल की बात हो रही है, यानी ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भगवान जो आपके विष्णु के मोहिनी अवतार है ना, भगवान जो विष्णु थे उन्होंने अपना मोहिनी अवतार जो आपका ग्रहण किया था है ना, उसी के सम्मान में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये आपका नृत्य है। साथ ही ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी ये देवदासियों से जुड़ा हुआ आपका है, ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है 4 नंबर में कि कौन सा नृत्य है केवल पुरुष कलाकारों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। साथी नाम की बात करें तो साथी हमारा नाम है देव कुशवाहा, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ाई पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 4 का जवाब देना है। कह रहे सर कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष कलाकारों के द्वारा होता है, यानी यहाँ पर 4 का ऑप्शन की बात करते हैं तो सर ये कथकली है, और कथकली भी आपका है कहाँ का है, तो आपका साथी ये केरल का है, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो राइट आंसर आपका सी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। क्वेश्चन 5 की ओर आते हैं। कह रहा है सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। सितारा देवी का जो संबंध है वो आपके किस नृत्य से है, यानी 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये कथक नृत्य से हैं, यानी आप कहेंगे सर कथक नृत्य से हैं और कथक क्वीन के नाम से जानते हैं, यानी सितारा देवी को और एक नाम से जानते हैं, इनको कहा जाता है कथक क्वीन, है ना। क्या बोल देते हैं, तो इनको बोला जाता है यहाँ पर कथक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है कि जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी 6 की बात कर लेते हैं तो 6 का ऑप्शन आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं, ये बिहार का है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। बिहार में जो मिथिला क्षेत्र है, बिहार में खास करके कौन है, तो आपका खास करके जो मिथिला क्षेत्र है वहां पर आपका होता है, साथ ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है, यानी जो शास्त्रीय संगीत है ये कहां से लिया गया है। ये क्वेश्चन भैया बड़ा ट्रेंडिंग में है, 2025 में ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। साथ ही 7 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो शास्त्रीय संगीत है कहां से लिया गया है, यहाँ पर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में सभी लोग कमेंट करेंगे शास्त्रीय संगीत जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, ये सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे और कमेंट में देखना है कि सही जवाब किसका होना है, इसका जवाब बाद में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देना है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है, यानी प्रातः काल में गाया जाने वाला जो राग है वो आपका कौन सा है, तो साथ ही ये होता है राग भैरवी, बड़ा प्यारा प्यारा मधुर सा आपका होता है, यानी राग भैरवी ये संध्या प्रकाश भी कहा जाता है क्योंकि यह दिन और रात के संधि काल में होता है, तो साथ ही यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी ये दिया है मृदंगम होता है, ये आपको मिला होगा जूनियर असिस्टेंट में भी, तो दोस्तों ये जो मृदंगम है आपका होता क्या है। मृदंगम मतलब होता है 2 मुंह वाला ढोलक। हमने आपको बताया था कि हमारी डिजाइन बहुत अच्छी है ना, देखो तुरंत हमने ढोलक बना दिया है, अब समझ नहीं आ रहा है कि ढोलक है या चश्मा है ना। तो साथ ही यहाँ पर जो आपका ढोलक है ना, और ये ढोलक जो आपका है कहीं ना कहीं इसी को बोलते हैं मृदंगम, यानी 2 मुंह वाला जो आपका ढोलक है इसी को मृदंगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 10 में, कह रहा है सर ये बताइएगा कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। सितार का जो जनक मानते हैं वो किसको माना जाता है। राधे राधे भाई, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, चेहरे में मुस्कान है और स्पीड बिल्कुल हाथों में सुपर फास्ट है। कह रहे सर सितार का जनक जो कहते हैं वो किसे माना गया है, यानी 10 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपके अमीर खुसरो हैं, यानी अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो भैया इनका फुल नाम कोई बता सकता है, इनका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। अभी 2025 में एक परीक्षा हुई थी जूनियर असिस्टेंट है ना, फरवरी के समय में 1200 कुछ पोस्ट आपकी थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सर अमीर खुसरो का पूरा नाम बताइएगा, तो अबुल हसन क्या था, याद रखिएगा इनका पूरा नाम पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमने कहा कि 2025 की परीक्षा हो 2024 की ओपीवाई की क्वेश्चन आपको करा ही देते हैं। अबुल हसन याद रखिए, इनका नाम जो था वो अबुल हसन यमुनुद्दीन यमुनुद्दीन और साथ में क्या था अमीर खुसरो, क्या था अमीर खुसरो, ये पूरा नाम क्या था इनका, साथ ही याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है, इन्हें सितार का वादक है ना कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। चलिए वेलकम है, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद। हमने कहा सर औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है, बताइए साथी। औरत नामक चित्र का जो चित्रांकन किया है वो किसने किया है, यहाँ पर बताना है। तो साथ ही याद रखिएगा 11 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर है। कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है जिन्होंने औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया, यानी राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 12। हाँ, इतने बड़े बड़े नाम होते थे, पहले के लोगों के काम भी बड़े बड़े होते थे, इसलिए इतने बड़े बड़े नाम भी रखते थे, है ना, क्योंकि पहले के लोगों के नाम भी बड़े बड़े होते थे।
साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि सर अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। यानी क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया और 2025 में पूछे जाने की संभावना है पूर्ण रूप से। चलिए बताइएगा, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। यानी 12 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने है, यहाँ पर आपका मौर्य काल है, यहाँ पर आपका बौद्ध काल है, यहाँ पर गुप्त काल है और यहाँ पर हड़प्पा काल है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये गुप्त काल, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि गुप्त काल जो आपका चला है ये 5वीं से लेकर आपके 6वीं शताब्दी का आपका चला हुआ है। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर किस धर्म से जुड़े हैं, यानी किस धर्म से रिलेटेड आपके हैं, तो अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म चित्रकारी है। क्या है, तो आपके बौद्ध धर्म चित्रकारी है। यानी आपसे पूछा है समय, अगर काल तो आपको काल देना है गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 13 में और आपसे कह रहा है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं। पारसी धर्म के संस्थापक पूछा गया है साथ ही आपके 13 नंबर में। तो हमने कहा सर 13 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये नाम है जोरस्टर। क्या नाम है, यहाँ पर जो जोरस्टर दिया है, यानी 12 नंबर की बात करते हैं। जोरस्टर ये पारसी धर्म के क्या रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। यानी इनको जरथुस्त्र भी कहा जाता है, जरथुस्त्र भी कहा जाता है, कई नाम से जानते हैं। यानी नामों में परिवर्तन अलग अलग किताबों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कह रहा है सर कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। साथ ही ये बताना है जो दीन ए इलाही धर्म है वो किसने शुरू किया था। तो साथ ही ये बात हो रही है कब की, तो 1582 में 1582 में ये धर्म शुरू किया था आपके अकबर ने। लेकिन बात करना है 1583 में इन्होंने दीन ए इलाही संवत शुरू कर दिया था। दीन ए इलाही जो आपका है संवत, तो दीन ए इलाही जो संवत चला था वो आपके 83 में चला था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 15 में, कह रहा है कि हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के 2 भाग हैं, 15 नंबर आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर कहां पर जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका बौद्ध में जो आपका कनिष्क रहा है, कनिष्क के बारे में भाई बहुत क्वेश्चन बनता है। कनिष्क कौन से महायान से जुड़े थे बताइएगा। जो कनिष्क था ये किस महायान से जुड़ा रहा है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं कनिष्क की, तो आपके कनिष्क जो थे ये महायान से थे, महायान से। आपको याद होगा कनिष्क के समय ही चौथी यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो आपके कुंडल वन में हुई थी। कहां पर है, तो आपके कुंडल वन में हुई थी। साथ ही याद रखना है, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक आपके कौन रहे हैं। चलिए, योग दर्शन के जो प्रतिपादक रहे हैं यहाँ पर आपके कौन रहे हैं। यानी अगर हम 16 की बात कर लेते हैं तो भैया ये आपके हैं पतंजलि। वर्तमान वाले पतंजलि नहीं है, ये उनके कॉपीराइट पतंजलि हैं, क्योंकि दुनिया कॉपीराइट में ही परेशान है। एक दूसरे का कॉपी करते हैं, हमने कहा खुद का ब्रांड होता है ना, लेकिन नहीं, क्या करिए हो। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये पतंजलि है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठीक है, वर्तमान वाले आपके बाबा नहीं है पतंजलि। ठीक है, क्वेश्चन आपका 17 है। और हमने कहा सर जी ये बताइएगा, क्वेश्चन आपका दिया है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। यानी 17 की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर कर्म का सिद्धांत जो आपका दिया है वो जुड़ा हुआ है आपकी किससे, मीमांसा से। यानी प्रत्येक क्रिया एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी कर्म का मतलब ये होता है कि भैया जिसको हम लोग कर्मवाद कहते हैं, यानी एक दार्शनिक अवसरवाद होता है या अवधारणा होती है कि प्रत्येक जो क्रिया होती है एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी आपका जो आंसर है आपका बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, इसका मतलब अगर हम आपसे बोले कि कर्म का सिद्धांत मतलब अपनी भाषा में अगर हम बोले, क्योंकि किताबी भाषा आपको नहीं समझ में आई होगी, इसकी भाषा मतलब ये है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल अवश्य मिलना चाहिए या मिलता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। इसका मतलब ये था साथी। क्वेश्चन आपका दिया 18 और आपसे कह रहा है वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। साथ ही 18 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर वैसाखी तो आपके पंजाब में मनाया जाता है, क्योंकि पंजाब में मनाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। रबी फसल की कटाई होती है, उसी के हिसाब से सिख समुदाय के लोग यहाँ पर मनाते हैं। भांगड़ा गिद्धा जैसे पारंपरिक नृत्य कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर फर्स्ट, इसका राइट हो जाएगा। बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में छठ पूजा बहुत प्रसिद्ध है। क्या है, तो बिहार में जो आपकी छठ पूजा है और छठ पूजा भगवान सूर्य देवता को यानी रवि देवता को समर्पित है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन 19 में, तो कह रहा है सर ये बताइएगा निम्न में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी आपका लगा है, यानी अगला क्वेश्चन लगा है तो आप कहेंगे सर बिहार में जो पूजा होती है वो छठ पूजा होती है, यानी इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है। भगवान सूर्य को रवि कहा जाता है। तो याद रखिए यह त्योहार सूर्यदेव और उनकी पत्नी कौन थी, सूर्यदेव की पत्नी कौन थी भाई, बता सकते हैं कोई? सूर्यदेव की पत्नी कौन थी, सूर्यदेव की पत्नी भाई बताइएगा,
सूर्यदेव की पत्नी क्या थी? उषा थी। याद रखिए सूर्यदेव की पत्नी का नाम था उषा। तो याद रखिएगा सूर्यदेव की पत्नी उषा को समर्पित आपका है, यानी पृथ्वी पर जीवन के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20 में और आपसे कह रहा है कि चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? चलिए यहाँ पर दिया है कि सर चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन है। यानी अगर इस मंदिर में आप जाते हैं और आपका पैर चूहे में या चूहा आपके पैर में आ जाता है, यानी आपके मनोकामना बिल्कुल पूरी हो जाती है। यानी 20 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये करड़ी माता का मंदिर है। करड़ी माता का मंदिर जिसे चूहों के मंदिर के नाम से जानते हैं। दोस्तों जाना पड़ेगा आपको राजस्थान। कहां पर जाना पड़ेगा? राजस्थान जाना पड़ेगा। और राजस्थान में एक जगह पड़ती है बीकानेर। कहां पड़ती है? तो आपकी बीकानेर है। तो साथ ही ये बीकानेर में आपको मिलेगा, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार मानते हैं। यानी जो आपका करणी देवी माता है ये देवी दुर्गा जी का अवतार माना जाता है। दोस्तों याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और आपसे कह रहा है सांची का महान स्तूप आपका कहाँ है? साथ ही 21 की बात करते हैं तो सांची का जो महान स्तूप है वो आपके मध्य प्रदेश में है। यानी मध्य प्रदेश में एक जिला है आपका रायसेन। कहां पर है? रायसेन जिला है। और रायसेन में एक स्तूप यानी कि एक पहाड़ी की चोटी पर आपका स्थित है ना। तो आपका जो आंसर है वो आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, बहुत लड़कियां हैं जिनको चूहा बहुत डर लगता है, यानी अगर चूहा आ जाए तो रात में उनकी नींद तो छोड़ो, अरे वो भगवान का मालूम है ना। मतलब किसी किसी को चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और आपसे कह रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? हमारे यहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं है ना, जहाँ रहते हैं अगर गलती से चूहा अगर पहुंच जाए तो भैया लगता है रात में कुछ हो गया है ना, मर्डर हो गया, ये सब भयंकर चिल्लाए हैं। यहाँ पर देखो दिया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। यानी अगर हम बात करते हैं सर जी ये कहां पर है, तो आपके तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो आपकी कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी की अगर हम बात करते हैं तो भी आप कहेंगे सर जी ये रामेश्वरम है। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आपका है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका 23 नंबर में, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका है कौन? यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर जी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल है वो आपके हैं कौन? चलो सबका डर लगा था, कौन छिपकली से, कौन काकरोच से, छोटे कीड़े से, कुछ लोग बना भी करते हैं है ना, कुछ लोग बना भी करते हैं। डरेंगे नहीं लेकिन बनेंगे कि हाँ हम लड़की हैं और हम डरती हैं कीड़ों मकोड़ों से है ना। लेकिन चाकू से काट डालेंगे कहां पर? मेघालय ले जाकर, तब नहीं डरेंगे। यहाँ पर देखो 23 नंबर है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का जो एक तीर्थ स्थल है वो आपका कौन है? तो हमने कहा सर जी 23 नंबर है। और 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो हमने कहा सर ये कौशाम्बी है। यानी कौशाम्बी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24 और आपसे कह रहा है जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम जो आपका है वो तीर्थ स्थल है वो किसका है? तो साथ याद रखना है यहाँ पर दिया है ईसाइयों का है, यहूदियों का है, मुसलमानों का भी है और इनमें से सभी का है। तो साथ याद रखना है यहाँ पर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलो लड़के कितना खुश हो गए है ना, लड़के कितना खुश हो गए। चलो कम से कम लड़कों के चेहरे में खुशी तो आ जाती है, नहीं पहले तो हमेशा दुखी रहा करते थे, अब सुन सुन के थोड़ा बहुत खुशी भी आने लगी है। चलिए यहाँ पर दिया है इनमें से सभी, यानी ईसाई, यहूदी और मुसलमान, यानी ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी है। जेरूसलम जो आपका है ये पवित्र तीर्थ स्थल आपका है, साथ ही याद रखना है। यानी एकेश्वर धर्म पर आपका करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? 25 नंबर दिया है और हमने आपको कल बताया था संगीत नाटक अकादमी पूछता है। यानी कि सर जी ये बात हो रही है नई दिल्ली की। कहां की बात हो रही है? नई दिल्ली की हो रही है। नई दिल्ली में आपका है संगीत नाटक अकादमी, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका जो कार्यालय है वो रविंद्र भवन में है। कहां पर है? तो दिल्ली में रविंद्र भवन है। हम गए नहीं है लेकिन आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे, रविंद्र भवन इसका आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26 और आपसे कह रहा है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है। हमने कहा सर 26 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पर 26 नंबर है और 26 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सर जी आपके कहां पर है? हैदराबाद है। क्या है? यानी हैदराबाद जो आपका है यहाँ पर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या नाम है? तो हैदराबाद में जो आपका है इसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं और ये नाम है। और इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी 1982 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे कह रहा है कि द्राविड़ भाषाओं में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? साथ ही ये बताना है कि द्राविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी है कौन? यानी 27 की बात करते हैं तो साथ ही ये तेलुगु भाषा है। क्या है? ये तेलुगु भाषा है जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है आपके द्राविड़ भाषा यानी दक्षिण भाषा में। तो ये आपकी है, आपकी तेलुगु हो जाएगी। ठीक है ना। और भारत में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो
भारत में सबसे ज्यादा पूछा है तो हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद आपकी तेलुगु। यानी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी हिंदी बोली जाती है, इसके बाद आपकी बंगाली बोली जाती है, बंगाली के बाद साथी फिर कौन होती है तो आपके यहाँ पर तेलुगु का स्थान आता है, साथी याद रखना है। विश्व में अगर पूछे तो विश्व में हिंदी का स्थान क्या है तो आपका तीसरा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। साथी आपसे कह रहा है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, यानी जो आपकी ब्राह्मी लिपि है ये लिखी जाती है तो आप कहेंगे सर ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी बाईं से स्टार्ट करेंगे और दाईं ओर की जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। और सर जी जो आपकी ब्राह्मी लिपि है यहीं से निकल कर आई है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। यानी देवनागरी लिपि जो आपकी निकली है वो कहां से आई है तो ब्राह्मी लिपि से। विश्व की सबसे पुरानी लिपि जो आपकी है कौन सी है तो विश्व की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है और यहीं से आपकी देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 29 में और आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है। तो साथ ही याद रखना भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो आपका है 29 नंबर में वो है आपके पीतमपुर है। कहां पर है? पीतमपुर आपका हो जाएगा, पीतमपुर आपका बनेगा, साथ ही याद रखना है पीतमपुर बनेगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 30 और आपसे कह रहा है कि भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया है, यानी 30 की बात करते हैं तो साथ ही आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं, 9वां क्षेत्र भारतीय सेना के लिए है। तो हमने कहा सर भारत को डाक प्रणाली के लिए 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। साथ ही यहाँ पर एक नया ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं, ऑप्शन आपका ई कर लीजिएगा और ई ऑप्शन में आप कर लीजिएगा 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। 8 जो आपके भारतीय क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्र में है और जो 9वां क्षेत्र है वो सेना के लिए बांटा गया है। यानी सेना के लिए देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा 9 आपको लगाना है। आपको अपनी कॉपी में या अपना जो भी आप ध्यान कर रहे हैं उसमें याद रखना है आपके 9 क्षेत्रों में आपके हो गए हैं। ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 31 में और आपसे कह रहा है कि गुरु नामक शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी यहाँ पर जो लहना नामक आपके थे है ना, ये आगे चलकर इनका एक नाम हुआ, ये आपके गुरु अर्जुन यानी गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक यहाँ पर लिखने ना, ये गुरु नामक लिखा है, ये गुरु नामक नहीं है, गुरु नानक कर दीजिएगा। इसका इनका पूरा नाम सुधार लीजिएगा, गुरु नानक। ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, गुरु नानक। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से हुआ तो सर जी ये अंगद के नाम से हुआ, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 और आपसे कह रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग छोड़ देते हैं, परीक्षा में नहीं पढ़ के जाते हैं। भाई हम लोग जीवन में घूमते रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी में, है ना, लेकिन जब जीएस का पेपर आता है तो वो कहेंगे सर जी ये तो हमको आता था लेकिन इसका हम पढ़ाई नहीं है, या हाई स्कूल इंटर में पढ़ा था और आपका पेपर जो है वो हाई स्कूल लेवल का होगा, लेकिन आयोग गलती न करे तब। ठीक है ना। यहाँ पर हमने कहा संत कबीर का जो जन्म हुआ था 32 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा सर ये वाराणसी में हुआ था। वाराणसी यानी काशी, है ना। और कब हुआ था सर जी 1398 में, 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एक जगह पड़ती है लहर तारा, लहर तारा में इनका जन्म हुआ था, साथी याद रखना है। इनके बारे में बहुत मतभेद मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 33 में है, कह रहा है सर जी कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। साथी बताना है मुखौटा नृत्य जो लगाया जाता है वो किस नृत्य में लगाया जाता है। तो साथी ये आपका है कथकली में लगाते हैं। किसमें तो कथकली नृत्य से संबंध है। और कथकली कहाँ का है साथी तो कथकली है आपकी केरल का है। कहाँ का है तो साथी ये आपका कहाँ का है केरल का है। यानी जो कलाकार होता है वो वेशभूषा करता है और रंगीन मुखौटे पहनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका केरल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 34 में और आपसे कह रहा है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के लिए सुविख्यात कलाकार आपके हैं। चलिए हमने कहा सर बिरजू महाराज हैं और ये आप लोगों के साथ है नहीं है क्योंकि इनका स्वर्गवास हो चुका है। यानी 34 की बात कर लेते हैं तो साथ याद रखना है ये कथक नृत्य है, यानी फर्स्ट नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और ये क्वेश्चन पूछा गया है घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। साथ ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर 35 नंबर है और 35 की बात करते हैं घंटा मर्दाला, ये साथी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है, यानी फर्स्ट नंबर इसका जो राइट है वो आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। यानी इसमें जो नृतक होते हैं वो घंटियां बजाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, एक लयबद्ध के साथ करते हैं, यानी बड़ा अच्छा लगता है जब ये आपका नृत्य करते हैं तो एक साथ सभी लोग घंटी बजाते हैं। ठीक है ना। तो ये आंसर जो आपका दिया है वो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 36 और आपसे कह रहा है कि किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। यानी साथी 36 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी याद रखिएगा किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहते हैं। यानी 36 की बात करते हैं तो सर ये ग्वालियर घराना है। क्या है ये ग्वालियर घराना है। ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और आपको याद है ध्रुपद है ना, क्या है जो आपका ध्रुपद है तो ध्रुपद का विकास भी आपका यहीं से हुआ है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 37 में और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुधीर वाद्य है।
क्या आपको बताया था कि नहीं बताया था? सेम टू सेम आपको शब्दों को बताया है। हमने कहा डेली की क्लास लेंगे तो डेली की क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे जो हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। आप टेस्ट पेपर भी लगाएंगे और इन शब्दों का भी प्रयोग मिलेंगे। तो हमने कहा 37 नंबर है, 37 का ऑप्शन ये सज्जी बांसुरी है। और हमने क्या बताया था आपका शहनाई, क्या बताया था? जो शहनाई आपका है, शहनाई ये जो आपके हैं ये सुधीर वाद्य यंत्र है, यानी ये आपके हवा के द्वारा, है ना, हवा के द्वारा बाजते हैं। तो आप कहेंगे सर बी नंबर बांसुरी या शहनाई ये सुधीर वाद्य यंत्र होते हैं जो हवा के द्वारा यहाँ पर बोले मतलब बजते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 पूछा जा चुका है। कह रहा है सर ये बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके सामने है और कह रहा है जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। साथ ही यहाँ पर 38 की बात करते हैं तो नाम आ गया है जेमिनी राय का। और जेमिनी राय दोस्तों याद रखिए ये चित्रकला के लिए बहुत ही विख्यात रहे हैं, यानी चित्रकला में इन्होंने बहुत ही ज्यादा नाम कमाया। ये भारतीय बंगला लोक कला से हो गए, काली घाट पत्र चित्रकला के लिए, यानी भारतीय चित्रकला में इनका नाम बहुत आगे आपका है। ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 29 और आपसे कह रहा है विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसकी कृति है। साथ ही यहाँ पर 39 है और 39 के ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपके थे विंची, यानी यहाँ पर द लास्ट सफर है लियोनार्दो दा विंची। पूरा नाम क्या है तो आप कहेंगे सर इनका जो पूरा नाम है वो है लियोनार्दो, क्या हो जाएगा लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा कहीं न कहीं ये आपकी कृति लिखी गई थी। इसमें क्या है इटली में जो माता थी सांता मारिया है उनके एक चर्च के बारे में वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया है, कह रहे सर लिंगायत, क्या दिया गया है लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। चलिए बताना है 40 में लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। साथ ही याद रखिए इनका नाम है वासव, क्या नाम है इनका नाम है वासव या वासवेश्वर, क्या नाम है वासव कर दीजिएगा, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बसे, इनको नाम बोल देते हैं बसेश्वर, बसवेश्वर, क्या नाम बोल देते हैं बसवेश्वर नाम बोल देते हैं, थोड़ा सुधार कर देते हैं बसवेश्वर। इनका जो नाम है वासव मिलेगा और कहीं कहीं पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या तो आपका बसवेश्वर मिलेगा, याद रखना बसवेश्वर, बसवेश्वर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 41 और आपसे कह रहा है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से आई है। यानी ये जो पुनर्जन्म वाली सिस्टम आया है ना, ये जो आपकी अवधारणा आई है कि पुनर्जन्म होता है, ये अवधारणा जो आपकी आई है वो कहां से आई। तो साथ ही ये एक आपका है कौन है बृहद जो उपनिषद है, यानी बृहद अरण्य जो उपनिषद है यहाँ से अवधारणा ली गई है। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यानी सबसे पहले भारतीय दर्शन में विशेष रूप से उपनिषद और वेदों में ये अवधारणा पाई गई है। वैसे अवधारणा देखा जाए तो आपके हिंदू में, बौद्ध में, जैन में, सिख सभी धर्मों में, विभिन्न धर्मों में ये अवधारणा देखने को मिलती है। क्वेश्चन आपका 42 है और आपसे कह रहा है कि पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी पिटक का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है, तो पिटक का जो शाब्दिक अर्थ बनेगा साथी वो आपका क्या बनेगा। तो 42 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पिटक मतलब होता है टोकरी, है ना। यहाँ पर जो आप कहेंगे सर पिटारा, टोकरी या किसी ग्रंथ का एक भाग होता है, यानी टोकरी को हम लोग यहाँ पर पिटारा भी कह सकते हैं, याद रखिए इसे पिटारा भी कह देते हैं, या इसे हम लोग किसी ग्रंथ का भाग क्या बोलेंगे, एक ग्रंथ का भाग भी बोल सकते हैं। साथ ही याद रखना है हमने कहा सर जी पिटक तो आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपसे कह रहा है सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। सर जी 43 नंबर दिया है, वो 43 की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन जो आपके हैं वो आपके कपिल हैं, यानी कपिल मुनि को माना जाता है। कपिल मुनि जो आपके हैं याद रखिए कपिल मुनि को माना जाता है। और सांख्य दर्शन जो आपका है वो 6 आस्तिक भारतीय दर्शनों में से एक माना जाता है, यानी राइट आंसर जो आपका है वो फर्स्ट इनमें से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी ये बताइएगा 44 में कह रहा है कि राष्ट्रवाद में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था। यानी शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी जो आपका शुरू किया वो किसने शुरू किया था ये पूछा गया है। तो साथ ही याद रखना है 44 को ऑप्शन सी हो जाएगा। सर ये बीजी तिलक है, यानी जो बीजी तिलक है यानी बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया 1800 कब है तो 1800 दोस्तों 93 में, क्योंकि डेट पूछी गई है ना। जूनियर सिस्टम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है जूनियर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी उत्सव कब शुरू हुआ, तो 1893 में शिवाजी उत्सव शुरुआत हुई थी। वहीं पर जो गणेश चतुर्थी है ये गणेश उत्सव है ये 1895 में स्टार्ट हुआ था। साथ ही याद रखना है, क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45, कह रहे सर जी ये बताना है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। साथ ही ये बताना है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव है और ये कहां पर मनाया जाता है। साथ ही 45 की अगर बात कर लेते हैं तो फिर आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। गजब का क्वेश्चन है और जवाब भी आपके सामने हाजिर है। हमने कहा सर 45 नंबर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर
हिंदू मुस्लिम एकता है, यानी आप कहेंगे सर ये तो आप मनाते हैं आगरा में, है ना, ये आगरा में मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यानी सभी के साथ शांति, यानी अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। आगरा में हर साल होता है, सुलह कुल उत्सव होता है। और एक साथ ही याद रखना है, आगरा तो आपने कर लिया, लेकिन आपके होता है मेरठ में एक मेला होता है, मेरठ में नौचंदी महोत्सव। क्या होता है? नौचंदी महोत्सव होता है, नौचंदी महोत्सव। तो नौचंदी महोत्सव जो आपका होता है सर जी, ये नौचंदी महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्योंकि आरओ एग्जाम 2021 में जो आपका हुआ था उसमें आपका आगरा ऑप्शन नहीं था। जब आगरा ऑप्शन नहीं था तो बाद में क्या हुआ, जब देखा गया तो नौचंदी महोत्सव भी आपका था ऑप्शन में। तो नौचंदी महोत्सव भी क्या है, ये रंग बिरंगा होली के बाद आपका लगने वाला मेला है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये भी आपका माना जाता है। इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 46 और आपसे कह रहा है कि किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यानी साथी 46 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके अजमेर में है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा अजमेर, जिसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत इन्हीं से माना जाता है, यानी भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत आपको यहीं से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर साथी आपका 47 है और आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है। साथ ही यहाँ पर 47 है और 47 की बात करते हैं तो सिनागॉग या सिनगॉग जो आपका है ये महाराष्ट्र में है। सिनगॉग ये जो आपका है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए राइट इसका हो जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और आपसे यहाँ पर दिया है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। साथ ही जूनियर असिस्टेंट आपका ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 3 परीक्षाएं आपकी हुई हैं, हम ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी से रिलेटेड आपकी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा रही है और साल में 3 बार आपकी परीक्षाएं शायद हुई हैं, है ना। तो भैया वहां पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। तो याद रखिए लेटेस्ट एग्जाम हुए तो उन्हीं की हम बात करते रहते हैं, क्योंकि पीवाई की क्वेश्चन आपके यहाँ पर सामने देखने को मिलेंगे। यूपीडब्ल्यूएससी की परीक्षा है, यूपीडब्ल्यूएससी के क्वेश्चन रखे जा सकते हैं पूरी तरीके से। हमने कहा सर भीमबेटका गुफा जो आपकी किस राज्य में है, 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो साथ ही ये मध्य प्रदेश में होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा भीमबेटका, है ना। और ये दोस्तों याद रखिएगा यहाँ से अभी भी यहाँ से खुदाई की चीजें मिल रही हैं, यानी आज भी यहाँ पर खुदाई हो रही है और बहुत ऐसी चीजें यहाँ पर आपको नई चीजें आपको मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 49 दिया गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। यहाँ पर देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, यानी 49 की बात करते हैं तो सर ये यूएसए में है, क्योंकि बात हो रही है लिबर्टी के, तो आप कहेंगे सर जी यूएसए, यानी आप आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर हमने अगर बात करा 50 में तो आप कहेंगे सर ये आपके सर विलियम जोन्स है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे 3 बजे, ठीक है, 3 बजे आइएगा, 3 बजे मिलेंगे।